गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विकण तंत्र तथा समानीत द्रव्यमान, टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास जो होता है, जैसे हमारे पास में क्या है कि कोई दो पार्टिकल सिस्टम है। दो पार्टिकल सिस्टम मतलब कि हमारे पास जो सिस्टम हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर दो कण हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनको हम रिड्यूस्ड मास के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, यानी द्विकण तंत्र की समस्या को हम एक कण तंत्र की समस्या में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यदि टू पार्टिकल्स का कोई सिस्टम होगा और इन पार्टिकल्स को कोई भी स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर, ठीक है, कोई स्थिर निर्देश तंत्र है, इस स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर स्थित कोई प्रेक्षक इन्हें देखता है तो इनके मध्य जो आपेक्षिक गति है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो पार्टिकल्स हैं और इनके मध्य जो आपेक्षिक गति है उसे इस प्रेक्षक के द्वारा किसी एक कण के रूप में देखा जा सकता है। उसे हम आभासी कण या स्यूडो कण, स्यूडो पार्टिकल, ठीक है, फिक्टिशियस पार्टिकल भी बोलते हैं इसे। ये हमारा क्या होगा, आभासी कण होगा, वास्तविक नहीं है। लेकिन ये जो दो कण हैं इनकी आपेक्षिक गति को इस स्थिर निर्देश तंत्र के प्रेक्षण के द्वारा एक आभासी कण की गति के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। और वो जो हमारा फिक्टिशियस पार्टिकल होगा, आभासी कण होगा, उसे उसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसका जो मास होगा उसे समानीत द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये अगर दो चार्ज पार्टिकल्स की हमारी द्विकण तंत्र की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे पास में, तो ये जो टू पार्टिकल सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, इनके रिड्यूस्ड मास से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड मास का जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, कोई भी दो कणों का अगर कोई सिस्टम है टू पार्टिकल्स का, तो उसको हम एक पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, या फिर उनके मध्य जो आपेक्षिक गति हो रही है, रिलेटिव जो मोशन है उनके बीच का, उस मोशन को किसी एक पार्टिकल के मोशन की फॉर्म में देखा जा सकता है किसी भी स्थिर प्रेक्षक के द्वारा, स्थिर निर्देश तंत्र में स्थित, रेस्ट फ्रेम में स्थित किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा। और वो जो एक पार्टिकल हम लेंगे उसे हम आभासी कण, फिक्टिशियस पार्टिकल कहेंगे, और उसका जो मास होगा उसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास, समानीत द्रव्यमान कहते हैं। तो मैथमेटिकली ये इजी हो जाएगा कि दो कणों के मास की जगह उनका रिड्यूस्ड मास लिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अपने पास में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है, उसी प्रकार जैसे सौर मंडल की अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम की, तो अर्थ और मून को ले सकते हैं, अर्थ या सन को ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डबल जो हमारे पास में या टू पार्टिकल का जो भी हमारा सिस्टम है उसे हम रिड्यूस्ड मास के द्वारा किसमें, एक पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, सिंगल पार्टिकल सिस्टम में। और उस सिंगल पार्टिकल का जो मास होगा वही क्या होगा, रिड्यूस्ड मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक हमारा फ्रेम है, उसके अंदर वो ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से दो पार्टिकल्स हैं अपने पास में m1 और m2 मास के। m1 मास का जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 मास का जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r12 है। तो हमें पता है कि दो मास के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो m1 के कारण ये हमारा m1 पार्टिकल है और ये अपना m2 पार्टिकल है। तो जो हमारा m1 पार्टिकल होगा, m1 के कारण m2 पे फोर्स कितना हो जाएगा, F12, ठीक है। और 2 के कारण 1 पे फोर्स कितना हो जाएगा, F21। तो ये अपने पास में आ गए F21 अपनी ओर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका
तो ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, और हमने केस कंसिडर कर रखा है कि इनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी जो बल है वो नहीं लग रहा है, ओनली क्या है इनका आंतरिक जो ये प्रतिक्रियात्मक बल है कि ये इस पर लगा रहा है, M1 M2 पे लगा रहा है और M2 M1 पे लगा रहा है, वही फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम सिर्फ इस फोर्स को कंसिडर करके इनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स होगा, आपसी अन्योन्य क्रिया का जो बल है, सिर्फ उसी को कंसिडर कर रहे हैं और हम इसका रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। रिड्यूस्ड मास से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, और जो सिंगल पार्टिकल हम लेंगे वो एक आभासी या स्यूडो फिक्टिशियस वो पार्टिकल होगा, ठीक है, वो रियल पार्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास में इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में दो कण हैं M1 तथा M2 द्रव्यमान के। तो हम लिखेंगे माना द्विकण तंत्र के कणों के द्रव्यमान, द्विकण तंत्र के कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1 तथा M2 है, ठीक है। जो हमारे पास में टू पार्टिकल सिस्टम है, उसके जो मास हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके मास कितने हो गए, M1 और M2 है, ठीक है। M1 तथा M2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है, ठीक है, R1 और R2 है। और M1 तथा M2 की जो मध्य दूरी है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके पोजीशन वेक्टर तो क्या हो गए, R1 और R2 हो गए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R12 है। M1 तथा M2 के मध्य दूरी R12 है, ठीक है। माना कणों पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, केवल आपसी अन्योन्य क्रिया बल या केवल अन्योन्य क्रिया बल कार्य करता है, ठीक है। तो ओनली क्या लग रहा है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन जो फोर्स है इनका सिर्फ वो लग रहा है। तो यहाँ से अपने पास में ये सारा कुछ हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कणों की जो गति होगी M1 और M2 मास की, तो इनकी गति के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कणों की गति के समीकरण निम्न होंगे, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और ma की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा कि F तो क्या हो गया अपना F12 और F21, दो फोर्स है अपने पास में, F12
जब हम M1 को लिखेंगे तो हम F21 फोर्स लिखेंगे, और जब हम M2 को लिखेंगे तो F12 फोर्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि M1 पर लगने वाला फोर्स F21 है और M2 पर लगने वाला फोर्स F12 है। तो हम क्या कर लेंगे, इनके गति के समीकरण लिख लेंगे और उसके बाद में हम M1 और M2 की जगह इनका समानीत द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास लिखेंगे, और उस रिड्यूस्ड मास को हम एज ए पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं कि वो किसी एक पार्टिकल का मास है। तो जो हमारी टू बॉडी प्रॉब्लम होगी या टू पार्टिकल की जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, एक सिंगल पार्टिकल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया अपने पास में। तथा F12 इक्वल टू M2 d2r1 अपॉन dt2। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, यहाँ तक लिख लें इसको। ठीक है, हो गया। तो F21 इक्वल टू M1 d2r1 अपॉन dt2। तो जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से d2r1 अपॉन dt2 इक्वल टू F21 अपॉन M1 और d2r2 अपॉन dt2 इक्वल टू F12 अपॉन M2। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास में आ गया d2r1 अपॉन dt2 इक्वल टू F21 अपॉन M1 और d2r2 अपॉन dt2 इक्वल टू F12 अपॉन M2। ठीक है, अब जो हमारा डायग्राम है इससे हम देख सकते हैं कि R12 जो है वो क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, R12 इक्वल टू क्या आ गया, R2 माइनस R1 और d2r12 अपॉन dt2 इक्वल टू, दो बार अवकलित कर देते हैं इसे, दो बार समय के सापेक्ष अवकलित करने पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसे दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दो बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2r12 अपॉन dt2 इक्वल टू d2r2 अपॉन dt2 माइनस का d2r1 अपॉन dt2। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हम 3 और 4 से मान रख देते हैं, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 5 में हम समीकरण 3 और 4 से मान रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, d2r12 अपॉन dt2 इक्वल टू F21 अपॉन M1 ठीक है, F12 अपॉन M2 माइनस का F21 अपॉन
होंगे, ठीक है। जो भी हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से F12 इक्वल टू माइनस का F21, ठीक है, या F21 इक्वल टू माइनस का F21 या F12, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, अतः d2R12 अपॉन dt2 इक्वल टू F12 अपॉन M2 प्लस का F12 अपॉन M1। तो ये हो जाएगा M2 M1 और ये आ गया अपने पास में M1। F12 को हम कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। और ये इक्वल करना d2R12 अपॉन dt2 चल रहा है, ठीक है, ये लिख ले। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपने पास में इक्वेशन क्या आ गई, d2R12 अपॉन dt2 तो ये आ गया d2R12 इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। F12 और इसे हम लिख सकते हैं म्यू F12, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई d2R12 अपॉन dt2 इक्वल टू म्यू F12, जहां म्यू इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 M2, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा कि म्यू इक्वल टू M1 प्लस M2 ठीक है, और M1 M2। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी d2R12 अपॉन dt2 इक्वल टू F12 अपॉन M2 प्लस का F12 अपॉन M1, ये हमने क्या कर लिया था, इस फोर्स को इक्वल कर लिया था जो कि इन दोनों पर लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से ये सेम इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। हमने इसके अंदर जो गति का समीकरण लिखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, उसके बाद में हमारे जो फोर्सेस थे उनको हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ से उनकी वैल्यू लिखी, उसके बाद में हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया कि F12 को हमने कॉमन ले लिया, एक और स्टेप लिख लेना है, इसके साथ में क्या बच जाएगा 1 अपॉन M2 प्लस का 1 अपॉन M1 बच गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करें तो हमारी जो गति की इक्वेशन होती है ये अपने पास में आ गया M1 M2 अपॉन M1 M2, ठीक है, ये उल्टा हो गया है, इसको M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा, क्योंकि हमारी जो गति की समीकरण है वो क्या होती है d2R अपॉन dt2
इक्वल टू 1/m इंटू एफ, या फिर हम m को इधर लिख लें, ठीक है। तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 m2/m1 प्लस m2। तो ये जो हमारे पास में गति की समीकरण आई, अब क्या आ गई, d2r12/dt2 इक्वल टू 1/μ f12, जहां पर हमारा म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास समानीत द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू m1 m2/m1 प्लस m2 समानीत द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड मास। अब जो हमारी इक्वेशन आ रही है d2r12/dt2 और जो फोर्स आ रहा है वो F12 है, यानी जब हम ये जो हमारी द्विकण तंत्र समस्या है, टू पार्टिकल सिस्टम है, उसके अंदर जब हम इसको एक कण में चेंज कर रहे हैं, यानी हम रिड्यूस्ड मास जब इसका निकाल रहे हैं, तो वहां पर जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो किसके अंदर होगी, इनके मध्य जो आपेक्षिक दूरी है और जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, जो इनके मध्य आपेक्षिक फोर्स जो लग रहा है, जो इनका अन्योन्य क्रिया फोर्स जो है, इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन जो इनका फोर्स है वो क्या होगा, वो आएगा। और गति के अंदर इनका जो गति का समीकरण है उसके अंदर ये फोर्स और इनके मध्य जो आपेक्षिक दूरी होगी, रिलेटिव जो डिस्टेंस है इनके मध्य, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अब ये जो सिस्टम है वो एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम में चेंज हो जाएगा, और उसे हम उस सिंगल पार्टिकल को हम फिक्टिशियस या आभासी कण कहते हैं। तो ये जो हमारा आभासी कण है उसी का मास क्या कहलाता है, रिड्यूस्ड मास कहलाता है। तो हमारे पास में ये इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार द्विकण तंत्र समस्या को एक कण तंत्र समस्या में बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसे हम सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक लिख लें, फिर हम कुछ केस कंसीडर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू हमारे पास में क्या है, m1 m2/m1 प्लस m2 है। तो फर्स्ट केस हम लें कि m1 जो है वो बहुत कम है m2 से, ठीक है। तो अर्थात क्या हो जाएगा कि हमारा एक पार्टिकल जो है उसका मास बहुत कम है और एक का मास बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं, यदि m1 मच मच लेस देन m2 तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू m1 m2 को हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1/m1/m2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं m2 से m2 कैंसिल, m1/1 प्लस m1/m2, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा m1 1 प्लस m1/m2 का इनवर्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं m1 1 माइनस m1/m2, ठीक है। आगे क्योंकि हमारा m2 जो बहुत ज्यादा है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी हमारे पास में क्या है, m1 और m2, m1/m2 आ रहा है। तो m1/m2 इसको, क्योंकि m2 का मान बहुत ज्यादा है m1 की तुलना में, तो m2 का मास ज्यादा है, तो इससे
m1, यानी हमारा जो म्यू होगा वो अप्रोक्सीमेट m1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। यानी हमारे पास इस प्रकार का कोई सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो एक पार्टिकल है उसका मास बहुत कम है और दूसरे पार्टिकल का मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो रिड्यूस्ड मास होगा वो क्या होगा, उस छोटे वाले पार्टिकल के मास की तुलना में उसके तुल्य होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, जैसे हम बात करें अर्थ सैटेलाइट सिस्टम की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जैसे हम मान लो अर्थ या मून ले लें, ठीक है, या सन या अर्थ ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक का मास तो ज्यादा होगा और एक का मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो हम अर्थ या मून की बात करें, या हम कोई और ऐसा सिस्टम ले सकते हैं जिसमें एक का मास बहुत ज्यादा है और एक का कम है, तो क्या हो जाएगा कि जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, उस छोटे वाले मास के इक्वल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास में क्या होगा कि जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस 2 पार्टिकल सिस्टम की जगह हम क्या ले लिया, एक सिंगल पार्टिकल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और जो सिंगल पार्टिकल का मास हमारे पास आएगा वही क्या होगा, रिड्यूस्ड मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हम ले लें कि m1 इक्वल m2 हो। m1 और m2 का मान इक्वल हो, तो यदि m1 और m2 इक्वल हुए तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, किसी m के इक्वल मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर अपने पास में हो गया m डॉट m और m प्लस m, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2m, तो यह आ जाएगा m/2, या चाहे हम इसको m1 की फॉर्म में लिख लेते, दोनों इक्वल है तो इसे हम m1 रख लेते, या चाहे हम m2 रख ले, तो क्या हो गया कि जो रिड्यूस्ड मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m1/2, यानी उन दोनों मासेस में से किसी भी एक मास को हम ले सकते हैं, या फिर हम बात करें कि एक कण के आधे द्रव्यमान के बराबर होगा इनका जो समानित द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो यदि हमारे पास में इस टाइप का भी कोई केस हुआ कि दोनों मास इक्वल है, ठीक है, दो इक्वल मास का सिस्टम है, तो इस सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम इस 2 बॉडी या 2 पार्टिकल सिस्टम को हम सिंगल पार्टिकल में चेंज करें तो वहां पर रिड्यूस्ड मास क्या होगा, इनका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहां पर इजी हो जाएगा कि 2 बॉडी या 2 पार्टिकल सिस्टम को हमने सिंगल पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि जो रिड्यूस्ड मास होगा वो एक पार्टिकल के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं कि 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों से बने निकाय के कणों के वेग क्रमशः V1 इक्वल टू 5i माइनस 4j माइनस k तथा V2 इक्वल टू 7i माइनस 6j प्लस 6k मीटर पर सेकंड है। उनके द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष उनके भी वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास में क्या दिया है हमें कि 2 मास हैं 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। ठीक है, 2 kg और 3 kg के 2 मास है और ये जो 2 kg और 3 kg के हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इनकी वेलोसिटी हमें v1 और v2 गिवन है और उनके जो द्रव्यमान केंद्र यानी उनके सेंटर ऑफ मास का हमें वेलोसिटी निकालनी है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला था VCM इक्वल टू क्या था, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो सिंपली हम निकाल लेंगे। m1 हमारे पास में है और v1 का मान है 5i माइनस 4j माइनस का k प्लस m2v2। ठीक है, ये हमारा VCM निकालने का फॉर्मूला था। तो m2v2 का क्या हो जाएगा, 3 × 7i माइनस 6j प्लस 6k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो 2 और 3 5। तो क्या आ जाएगा, VCM का मान क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितनी हो गई 10 और यहाँ से 21, तो ये हो गया 31i और 8 और यहाँ से कितना हो गया 18। ठीक है, यहाँ से अपना माइनस का 8j होगा और यहाँ से 18j होगा। 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26। यहाँ से हो गया 2k और यहाँ से हो गया 18, तो ये माइनस का 2 हुआ, माइनस का 16k डिवाइडेड बाय 5। तो 1/5 31 i माइनस 26j माइनस का 16k। ये अपने पास में क्या आ गया, VCM का मान आ गया। ठीक है, तो एक तो हमें इसमें VCM पूछा है, एक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी निकालनी है, वो भी हमसे पूछी है। इनकी वेलोसिटी हमें गिवन है, जो इनकी फ्रेम के अंदर वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, इनकी जो भी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। अब हमें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में
तो वो हम याद करेंगे। इसको यहाँ तक लिख लें। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब हम क्या निकाल लेंगे, पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो उसे हम क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे, v1 डैश। v1 डैश का मान हो जाएगा v1 माइनस vcm। ठीक है, तो v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस vcm और v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस vcm। यह हमने फॉर्मूला लिखा था जब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे। हमारे पास में दो पार्टिकल्स थे। ठीक है, जैसे हमने n कणों का लिया था निकाल, लेकिन हमने क्या लिखा था, 2 पार्टिकल्स के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी। तो वहां से हमने इनकी फॉर्मूला लिखा था कि v1 इक्वल टू v1 डैश प्लस vcm। ठीक है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए सोल्व किया था। तो ये जो अपना फॉर्मूला आया था, इससे हम v1 इनका वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की, v1 डैश जो है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है और vcm जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो हम मान रख देंगे, v1 डैश हो जाएगा अपने पास में v1 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस का k कैप माइनस 1/5 31i कैप माइनस का 26j कैप माइनस 16k कैप। ये वैल्यू आई थी अपने पास में vcm की। इसको हम सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, v1 का मान, v1 डैश का, और v2 डैश क्या हो जाएगा, 7i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 6k कैप माइनस 1/5 31i कैप माइनस 26j कैप माइनस का 16k कैप। ये अपने पास में क्या आ गया, v1 डैश और v2 डैश का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व कर ले। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में v1 डैश और v2 डैश का मान आ जाएगा। ठीक है।